नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है वो आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? यह रिलायंस के साथ साझेदारी की है। किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? यह रिलायंस के साथ साझेदारी की घोषणा की है। बताइएगा, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं, अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, यह कैवें क्रम के राष्ट्रपति हैं? 47वें क्रम के हो जाएंगे। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 47वें क्रम के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? या राजस्थान का हो जाएगा। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? या राजस्थान का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने अपना राज्य तितली घोषित किया है? या चंडीगढ़ के द्वारा किया गया। हाल ही में धारीदार टाइगर तितली को किसने राज्य तितली घोषित किया है? या चंडीगढ़ के द्वारा किया गया। बताइएगा, हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? या पिक्सेल के साथ समझौता किया है। हाल ही में इन स्पेस ने भारत के पहले निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तारामंडल के लिए किसके साथ समझौता किया है? या पिक्सेल के साथ समझौता किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार किसे चुना गया है? यह ग्राका माचेल को चुना गया। किसको चुना गया है? ग्राका माचेल को चुना गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पेसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर की है? कॉमन कॉज जजमेंट 2018 के तहत आधार पे की है। किसके आधार पे की है? कॉमन कॉज जजमेंट 2018 के आधार पे की है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली देश का 15वां राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या सिक्किम हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला देश का 15वां राज्य कौन सा हो गया? सिक्किम हो जाएगा। बताइए, हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा था? या अर्जेंटीना रहा था। हाल ही में 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में फोकस देश कौन सा देश रहा था? अर्जेंटीना हो जाएगा। और बताइएगा, भारत के सापेक्ष विपरीत कौन सा देश है भौगोलिक स्थिति में? अर्जेंटीना ही है। अर्जेंटीना ही है सापेक्ष, भारत के सापेक्ष विपरीत भौगोलिक दृष्टि से भारत के सापेक्ष उल्टा कौन सा देश है? अर्जेंटीना हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध किसने लगाया है? या उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लगाया है। किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किसने कर दिया है? उड़ीसा राज्य के द्वारा कर दिया गया। और अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा राज्य है? या तेलंगाना हो जाएगा। मानव अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा राज्य था? तेलंगाना हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्टिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? या उज्बेकिस्तान के द्वारा किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्टिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? या उज्बेकिस्तान का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां में दस्तक दी है? यह यूएसए अर्थात अमेरिका में दस्तक दिया है। हाल ही में आर्कटिक हवा के एक शक्तिशाली प्रवाह से बने तूफान फर्न ने कहां में दस्तक दी है? यह अमेरिका में दस्तक दी है। और बताइएगा, हाल ही में रूस, यूक्रेन और यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौरा कहां आयोजित किया है? या अबू धाबी में आयोजित किया। हाल ही में रूस, यूक्रेन, यूएसए के प्रतिनिधियों ने शांति वार्ता का पहला दौर कहां आयोजित किया है? या अबू धाबी में आयोजित किया है। बताइएगा, वर्ष 2026 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया था? या 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस मनाया गया था। बताइए, भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे, सुकर्णो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? सुकर्णो।
बताइएगा हाल ही में संस्थागत श्रेणी के सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किस को मिला है? या सिक्किम को मिला है। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 किसे मिला है? या सिक्किम को मिला है। बताइए हाल ही में भारत ने WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? या आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत ने WEF का तीसरा चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? या आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। बताइएगा हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? या इटली को बनाया गया है। हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 का पार्टनर देश किसे बनाया गया है? इटली को बनाया गया। और बताइए विंटर ओलंपिक्स जो विगत में हुआ है या कहाँ आयोजित होगा? इटली में हो जाएगा। हाँ इटली में, इटली है, जर्मनी में आपका थी अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज गेम्स। बताइएगा हाल ही में आईसीसी ने किस देश की टीम की जगह स्कॉटलैंड को T20I के ग्रुप सी में शामिल किया था? या बांग्लादेश के अवरोध पे है ना जगह पे इसको स्कॉटलैंड को शामिल किया था। बताइएगा हाल ही में किस नेता को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ही मैन धर्मेंद्र को किया है। किनको किया है? ही मैन धर्मेंद्र को। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? या शुभांशु शुक्ला को किया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति काल वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया। बताइए एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह हैदराबाद में कहाँ होगा? हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? हैदराबाद में होगा। बताइए हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? या इसरो के सहयोग से किया? हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? या इसरो के सहयोग से किया है। बताइएगा हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? यह राष्ट्रपति भवन में किए हैं। कहाँ किए? राष्ट्रपति नई दिल्ली में। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीती है? हाल ही में किस व्यक्ति के द्वारा रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीती गई है? या नोवाक जोकोविच के द्वारा जीती गई। किसके द्वारा जीती गई है? नोवाक जोकोविच के द्वारा। बताइए हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? या उत्तर प्रदेश में शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। बताइएगा हाल ही में भारत और EU ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुआ है? यह 2007 में प्रारंभ हुआ था। हाल ही में भारत और EU ने ऐतिहासिक व्यापार समझौता किया है। इसके लिए सबसे पहले बातचीत कब प्रारंभ हुई थी? यह 2007 में प्रारंभ हुई थी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 कहाँ शुभारंभ किया था? यह गुजरात में किया था। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 कहाँ शुभारंभ किया था? गुजरात में। वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएंगे? CR पाटिल हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्री कौन हो जाएंगे? CR पाटिल। और इन्हीं के द्वारा जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया गया था? गुजरात में किया गया था। कहाँ किया गया था? गुजरात के नवर नगरी में किया गया था। कहाँ गया? नवरगरी में। बताइएगा हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? या शेख जोआन बिन हमद को किया गया। किनको किया है? शेख जोआन बिन हमद को किया गया है। बताइएगा हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह गोवा में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में प्रारंभ हुआ। बताइए हाल ही में YC रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? या डॉक्टर चंद्रकांत हो जाएंगे। हाल ही में वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? डॉक्टर चंद्रकांत हो जाएंगे। बताइए हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? यह हिकल टेक्नोलॉजी के साथ किया। किसके साथ किया है? हिकल टेक्नोलॉजी के। हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? यह हिकल टेक्नोलॉजीज के साथ किया। किसके साथ किया? हिकल टेक्नोलॉजीज। बताइएगा हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल किसने पारित किया है? यह फ्रांस के द्वारा किया गया। हाल ही में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल किसने पास किया है? फ्रांस के द्वारा किया गया। और प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया लगा है 16 साल से कम आयु के बच्चों।
बताइएगा हाल ही में भारत में विमान बनाने के लिए अदानी समूह ने किस देश के एम्ब्रेयर कंपनी के साथ समझौता किया है? एम्ब्रेयर कंपनी कहाँ की हो जाएगी? ब्राजील की हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? ब्राजील की हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? या महाराष्ट्र के हो जाएंगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है? तो महाराष्ट्र को जाएंगे। और इनकी पत्नी को वहाँ को सुनेत्रा पवार, हाँ सुनेत्रा पवार को वहाँ महाराष्ट्र राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री, महिला उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। हाँ पहला बताइएगा हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के लिए दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? या दिल्ली हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के लिए दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? या दिल्ली को मिली है। बताइएगा हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या केरलम हो जाएगा। हाल ही में आधिकारिक तौर पर बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित करने वाला देश का पहला राज्य केरलम हो जाएगा। बताए हाल ही में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1250 करोड़ की नमो लक्ष्मी योजना प्रारंभ करने या गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुजरात राज्य के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किसने लॉन्च किया है? या पंजाब राज्य के द्वारा की गई है। हाल ही में कैशलेस हेल्थ केयर के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? पंजाब राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। बताइएगा हाल ही में गणतंत्र दिवस जो 77वें क्रम का गणतंत्र दिवस था 2026 का, इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र के गणोत्सव को मिला है। किसको मिला है? गणेश उत्सव को मिला। गणेश उत्सव की शुरुआत कब से हुई थी? 1893 से। और शिवाजी उत्सव की 1895। और इसकी शुरुआत पहल किसने की थी? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। और इनकी पत्रिका केसरी किस भाषा में प्रकाशित होती थी? मराठी में। और मराठा की किस भाषा में? अंग्रेजी में प्रकाशित होती है। मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में प्रकाशित होती थी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? या उत्तर प्रदेश से संबंधित हो जाए। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? या उत्तर प्रदेश यूपी से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। हाल ही में वर्ष 2026 को कृषि वर्ष किसने घोषित किया है? मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। और बताइए वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में PFRDA ने NPS समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में स्वर्ग समिति का गठन किया है? या नारायणन रामचंद्रन के अध्यक्षता में किया। किनकी अध्यक्षता में किया है? नारायणन रामचंद्रन की अध्यक्षता में। बताइएगा हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाले AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? या गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में DNA का एनालिसिस करने वाला AI एडवांस टूल अल्फा जीनोम को किसने लॉन्च किया है? या गूगल के द्वारा किया गया। और बताइए हाल ही में RM नचम्मा किस फंक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? या कैगा की बनी है। हाल ही में RM नचम्मा किस फंक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? या कैगा की हो जाएंगी RM नचम्मा। बताइएगा हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? या अहमदाबाद पुलिस हो जाएगी। हाल ही में पथिक ऐप के साथ आधार इंटीग्रेशन करने वाली देश की पहली पुलिस फोर्स कौन बनी है? अहमदाबाद की पुलिस हो जाएगी। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? या केरलम में किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कहाँ लॉन्च किया है? केरलम में। बताइएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में वास्तविक GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 7.4% की वृद्धि होगी। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 26 में वास्तविक GDP में कितनी वृद्धि होगी? 7.4 हो जाएगी। बताइए हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? या अमेरिका को मिला। हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? अमेरिका को प्राप्त हुआ है। तो साथियों
होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताइएगा जलियांवाला बाग किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। जलियांवाला बाग नामक स्थान जो था किसकी संपत्ति थी? जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? शौकत अली, मोहम्मद अली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शौकत अली। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली हो जाएंगे। बताइएगा समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। बताइएगा हिंदू और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई थी 23 नवंबर 1919 को। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? महात्मा गांधी, बापू महात्मा गांधी के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुई थी? 1 अगस्त 1920 से हुई थी। खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। बताइएगा असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम गिरफ्तार कौन हुए थे? मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए थे। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम कौन गिरफ्तार हुए थे? मोहम्मद अली गिरफ्तार हुए थे। बताइएगा कौन कौन से व्यक्ति जो थे वो असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? एनी बेसेंट हो जाएंगी, बिपिन चंद्र पॉल हो जाएंगे और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल जो थे ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे। बताइएगा असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर किस व्यक्ति के द्वारा गांधी जी को कहा गया था यह निष्ठुर बर्बादी है? यह कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था? कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था जो यह निष्ठुर बर्बादी है। बताइएगा चौरी चौरा नामक स्थान पर जो असहयोग आंदोलनकारियों ने थाने में आग लगा दी थी, यह चौरी घटना कब हुई थी? ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। इसी घटना से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन बापू के द्वारा कब स्थगित कर दिया गया था? 11 फरवरी 1922 को। कब स्थगित कर दिया गया था? 11 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। बताइएगा यह चौरी चौरा की जो घटना हुई थी इसमें कितने व्यक्ति मारे गए थे? 21 व्यक्ति 21 सिपाही मारे गए थे और एक दरोगा के 22 व्यक्ति की मृत्यु। 21 सिपाही और एक दरोगा की मृत्यु हुई थी। टोटल 22 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी। बताइएगा गांधी जी को 6 वर्षों की कड़ी कारावास की सजा कब सुनाई गई थी? या 13 मार्च 1922 को सुनाई गई थी। कब सुनाई गई थी? 13 मार्च 1922 को 6 वर्षों की कड़ी सजा सुनाई गई थी। और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को कब रिहा कर दिया गया था? 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। 13 फरवरी 1922 को गिरफ्तार किया गया था और 5 फरवरी 1924 को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके रिहा कर दिया गया था। बताइएगा 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। 1922 ईस्वी के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किन किन व्यक्तियों ने की थी? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास हो जाएंगे। और चित्तरंजन दास किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हो जाएंगे। और सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को हुआ था कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। बताइएगा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई थी? 1924 बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। बताइएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने कब की थी? 1924 में की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने कब की थी? 1924 में कानपुर में की थी। और बताइएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस व्यक्ति के 1928 में की गई थी? भगत सिंह किसके द्वारा की गई थी? भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किन्होंने की थी? 1928 में भगत सिंह के द्वारा फिरोज शाह कोटला में की गई थी। और फिरोज शाह
मलकोटला का भी परिवर्तित करके नाम क्या कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम। और डीडीसी के अध्यक्ष कौन है, रोहन जेटली हो जाएंगे, जो अरुण जेटली के सुपुत्र हो जाएंगे। बताइएगा काकोरी जो कांड हुआ था, जिसका नाम बदल के अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया, ये कब हुआ था, यह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और बताइएगा यह जो घटना हुई थी यह किस ट्रेन में हुई थी, 8 डाउन हो जाएगी। 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही थी, और जिसमें सरकारी खजाना था, इसी को लूट लिया गया था 9 अगस्त 1925 को। और बताइएगा काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, इसमें कौन व्यक्ति यह कहते हुए फांसी पर लटक गया था कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल यह कहे थे मैं राज्य पतन की इच्छा रखता हूँ, और यह कहकर ये क्या कर गए थे, फांसी पे लटक गए थे। बताइएगा साइमन कमीशन जो था, इसकी नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, 8 नवंबर 1927 को। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को। नियुक्ति 8 नवंबर 1927, चूंकि और इसके पश्चात ये भारत कब आया था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। बताइएगा बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था, ये कब आया था, 1927 में आया था। बटलर समिति का कार्य जो था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था, ये कब आया था, 1927 में आया था। बताइएगा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब आयोजित करके सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकारा गया था, अगस्त 1928 में। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, अगस्त 1928 में स्वीकार किया गया था। और सम्मेलन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी, डॉक्टर अंसारी के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी, डॉक्टर अंसारी के द्वारा। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में ये स्वीकार किया गया था। सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर अंसारी के द्वारा की जा रही थी। और ये कब अंतिम रूप से स्वीकार किया गया था, 1928 में। बताइएगा लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। यह प्रदर्शन कब किए थे, ये 1928, 30 अक्टूबर 1928 को किए थे। कब किए थे, 30 अक्टूबर 1928 को किए थे। बताइएगा भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने कब लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, या 17 दिसंबर 1928 को। कब कर दिए थे, 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक पुलिस कप्तान सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दिए थे भगत सिंह और पंजाब के क्रांतिकारी और भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित थे। बताइएगा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की खाली बेंचों पर बम कब फेंका था, यह 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। कब फेंका था, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। और उन्होंने यह क्या कहा था, क्रांतिकारियों ने उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, जबकि बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। क्या कहे थे, उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं है, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना है। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में ये जो प्रदर्शन किए थे और बम फेंके थे 8 अप्रैल 1929 को। बताइएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब बम फेंके थे, उस समय जो थे उसकी अध्यक्षता, असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा की जा रही थी। किसके द्वारा की जा रही थी, विट्ठल भाई पटेल के द्वारा। बताइएगा पूर्ण स्वराज अपना लक्ष्य कांग्रेस के द्वारा कब घोषित किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 में घोषित किया गया था। बताइएगा गांधी जी ने अपने 78 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग कितने किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था, यह 322 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 322 किलोमीटर। कहीं कहीं आपको मिल भी देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी में कुछ डिफरेंस है। बताइएगा जो ये साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी, 1916 में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी, 1916 में की थी। और बताइएगा दांडी मार्च जो था यह कब प्रारंभ हुआ था, कब तक, 12 मार्च 1920 से लेके 5 अप्रैल 1920 तक, 30 हो जाएगा, हाँ 12 मार्च 1930 से लेके 5 अप्रैल 1930 तक चला था। 6 अप्रैल से जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया था। बताइएगा दांडी यात्रा के दौरान
किन किन महिलाओं ने गांधी जी को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित न रखने की राजी किया था? या सरोजिनी नायडू एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू एवं कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा। बताइएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? चौकीदारी कर का विरोध किया था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन करने का श्रेय किस जर्मन जीव वैज्ञानिक को जाता है? अर्नेस्ट हेकल को जाता है। किसको जाता है? अर्नेस्ट हेकल को जाता है। बताइएगा, किसके अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है? यह यूजीन ओडम के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? यूजीन ओडम के द्वारा पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन हो जाएगी। बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये शब्द किस व्यक्ति के द्वारा गढ़ा गया था? या आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा गढ़ा गया था। किनके द्वारा गढ़ा गया था? आर्थर जॉर्ज टांसले के द्वारा 1935 में गढ़ा गया था। कब गढ़ा गया था? 1935 में। बताइएगा, पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई क्या होती है? कार्यात्मक इकाई हो जाएगी। पारिस्थितिकी की आधारभूत इकाई क्या होती है? कार्यात्मक इकाई हो जाएगी। बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र होता है? या खुला तंत्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा और पदार्थों का क्या होता है? संचय होता रहता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है खुला तंत्र होता है, क्योंकि इसमें निरंतर ऊर्जा एवं पदार्थों का क्या होता रहता है? संचयन तथा बहिर्गमन होता रहता है। बताइएगा, पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है? 71% हो जाएगा। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय हो जाएगा। एक दिशीय हो जाएगा। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। बताइएगा, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से दो घटक होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? जैव एवं अजैव हो जाएंगे। और बताइएगा, हवा मिट्टी पानी जो है ये कैसे घटक है? अजैव घटक हो जाएंगे। हवा मिट्टी पानी कैसे घटक हो जाएंगे? अजैव घटक हो जाएंगे। और बताइए, पादप कैसे घटक हो जाएंगे? जैव घटक हो जाएंगे। पादप कैसे घटक? जिंदा है वो, जैव। बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के जैव घटकों में से सारे हरे पौधे जो होते हैं ये क्या हो जाएंगे? या उत्पादक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्पादक हो जाएंगे। और प्राथमिक उत्पाद इनको माना जाता है। और इनका कार्य संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के भोजन उत्पादन एवं ऊर्जा संचयन का होता है। बताइएगा, हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को कौन सा उत्पादक कहा गया है? द्वितीय उत्पादक कहा गया है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक और या उत्पाद भी कहा गया है। और परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को क्या कहा गया? द्वितीय उत्पादक कहा गया। बताइएगा, जैविक और अजैविक संगठनों के बिचौलिए का कार्य कौन करता है? यह उत्पादक करता है। जैविक एवं अजैविक संगठनों के बीच बिचौलिए का कार्य कौन करता है? उत्पादक करता है। बताइएगा, मनुष्य जो है, मनुष्य या किस श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों हो जाएगा। बताइएगा, मनुष्य नहीं, तृतीय कैसे हो जाएगा? कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात सभी कुछ भोजन के रूप में खाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वभक्षी कहा जाता है। हाँ, बहुत कुछ भी खा लेता है। जो तृतीय उपभोक्ता उसको भी मनुष्य खा लेता है। इसका कोई कहने का जवाब नहीं है। बताइएगा, वे जीव संगठक जो प्राय उत्पाद तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। बताइएगा, अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। कौन कौन आते हैं? मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं अपघटनकर्ता के तौर पे। बताइएगा, मिट्टी, जल, विभिन्न प्रकार के लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन इत्यादि जो है वह कार्बनिक घटक हो जाएंगे या अकार्बनिक घटक हो जाएंगे? अकार्बनिक घटक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अकार्बनिक घटक हो जाएंगे। बताइएगा, जीवीय और अजीवीय संगठकों के संबंध स्थापित किए रहने के लिए किन घटक का उपयोग किया जाता है?
कार्बनिक घटक का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बनिक घटकों का। बताइएगा अपघटनकर्ता जो होते हैं मृत पौधे एवं जंतुओं का अपघटन करके पृथ्वी को साफ करते हैं, इसके लिए इनको क्या कहा गया है? प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर कहा गया है। स्कैवेंजर कहा गया है, प्रकृति का मेहतर या स्कैवेंजर कहा गया है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो इन्वायरमेंटल साइंस था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा संविधान में परिसीमन आयोग के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन एवं पुनः समायोजन का कार्य संसद द्वारा विहित अधिकारी द्वारा किए जाने का प्रावधान है? यह अनुच्छेद 82 के तहत किया गया। किसके तहत किया गया? अनुच्छेद 82 के तहत। बताइएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन कर परिसीमन पर वर्ष 2000 ईस्वी तक के लिए रोक लगा दी गई है? यह अनुच्छेद 82 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 82 हो जाएगा। बताइएगा परिसीमन आयोग जो प्रथम बार आयोजित किया गया था या गठित किया गया था, कब किया गया था? 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। और द्वितीय बार 1963, 73, 2002। 52, 63, 73, 2002 4 बार किया जा चुका है। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। और 6 सदस्यों में से महिला होना अनिवार्य कितने सदस्यों का? 2 सदस्यों का महिला होना अनिवार्य होता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? या केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा गठित एक 3 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा किया जाता है। इस समिति का अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। कौन होता है? अध्यक्ष महिला एवं बाल विकास विभाग का मंत्री होता है। बताइएगा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समझौता 20 नवंबर 1989 को भारत सरकार के द्वारा 11 दिसंबर 1992 को अनुमोदित किया गया था। इस समझौते के अंतर्गत एक बच्चे को कितनी वर्ष की आयु से कम होने पर एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है? 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए एक व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। कितने वर्षों का होता है? 3 वर्षों का होता है। इनमें हाँ 65 और 60 हो जाएंगे। अध्यक्ष की आयु सीमा 65 जबकि अन्य सदस्यों की 60 वर्ष होती है। बताइएगा किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना और शपथ परीक्षण करना यह किस विभाग का या किस संस्था का कार्य हो जाएगा? यह राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। बताइएगा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम जो है 2012 के तहत जो है किशोर न्याय देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015, ये सब जो हो जाएंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ही एक स्वरूप हो जाएंगे जिनसे नियमावली बनी है। बताइएगा निर्वाचन आयोग जो है यह संवैधानिक आयोग या सांविधिक आयोग है? संवैधानिक आयोग हो जाएगा। और निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? 24 से 29 में हो जाएगा। कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 324 से 29। और भाग कौन सा हो जाएगा? 15 भाग किसमें हो जाएगा? भाग 15 में हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का किसमें उल्लेख हो जाएगा? भाग 15 में उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है यह कैसा आयोग हो जाएगा? सांविधिक आयोग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांविधिक आयोग हो जाएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। बताइएगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा आयोग हो जाएगा? यह भी सांविधिक आयोग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांविधिक आयोग हो जाएगा। और बताइएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैसा किस आयोग? यह संवैधानिक आयोग हो जाएगा। और भारत के महान्यायवादी यह भी संवैधानिक आयोग के स्वरूप हो जाएंगे। और महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में हो जाएगा और महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में हो जाएगा। और बताइएगा परिसीमन आयोग का प्रमुख कार्य हाल की जनगणना के आधार पर विभिन्न विधानसभाओं एवं लोकसभाओं के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा का पुनः सीमांकन करते हैं। बताइएगा 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रमौली हो जाएंगे। और हाल फिलहाल में जनगणना शुभांकर लॉन्च किया गया है।
उदय है, उदय को लॉन्च किया गया जनगणना। जनगणना शुभांकर जो है ना उदय को लॉन्च किया गया। प्रगति और आपका जो बोले विकास, ये जीएसटी का है शायद। ना उसी का जनगणना का शुभंकर किसका? स्त्री और महिला, ये प्रगति ओ, और विकास। हाँ हाँ, प्रगति एवं विकास जनगणना का हो जाएगा। उदय UIDI का है, आधार का। प्रगति होगी। बताइएगा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार के द्वारा कब में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है? यह 1941 हो जाएगा। सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति भारत सरकार द्वारा 1941 में स्थापित विशेष पुलिस स्थापना से हुई है। सीबीआई की स्थापना। तो अभी वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार सूद हो जाएंगे। सीबीआई के महानिदेशक कौन है? परवीन कुमार सूद हो जाएंगे। बताइएगा सीबीआई जो है वैधानिक संस्था है? नहीं है, सीबीआई एक वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति जो है दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से मिली है। बताइएगा नए परिसीमन के बाद 1946 के तहत मिली है। नए परिसीमन के बाद अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? 84 सीटें आरक्षित की। पहले 79 थी, अभी वर्तमान में कितनी होगी? 84 हो जाएगी। और सर्वाधिक सीटें कहाँ किस राज्य में आरक्षित है? उत्तर प्रदेश में हो जाए 17 सीटें आरक्षित है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटें आरक्षित है। बताइएगा अनारक्षित सीटों की संख्या कुल कितनी है? 412 सीटें हो जाएंगी। अनारक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 412 हो जाएगी। बताइएगा सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के स्थानांतरित किया गया है। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? 1963 में की गई थी। सीबीआई की स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? 1963 में की थी। इसकी जो स्थापना है ना एक विशेष पुलिस बल के तहत की गई थी 1941 में। एक विशेष पुलिस बल था, लेकिन इसकी स्थापना गृह मंत्रालय के द्वारा कब की गई थी? 1963 में की गई थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वाष्पीकरण जो है वह कैसी घटना परिघटना हो जाएगी? सतही परिघटना हो जाएगी। वाष्पीकरण कैसी घटना हो जाएगी? सतही परिघटना हो जाएगी। और बताइएगा गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। इसी को डिपोजिशन कहा जाता है। निक्षेपण या अंग्रेजी में डिपोजिशन कहा जाता है। जबकि ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन अर्थात सब्लिमेशन कहा जाता है। बताइएगा जब दो द्रवों के क्वथनांकों में अंतर दिखता है तो उनके मिश्रण को किस विधि से पृथक करते हैं? आसवन विधि से पृथक करते हैं। किस विधि से पृथक करते हैं? आसवन विधि से। और बताइएगा जल में अल्कोहल का सम्मिश्रण होता है, यह कैसा सम्मिश्रण हो जाएगा? या द्रव में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? द्रव में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। और बताइएगा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का सम्मिश्रण किसका क्या हो जाएगा? द्रव में गैस का सम्मिश्रण हो जाएगा। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का सम्मिश्रण क्या हो जाएगा? यह द्रव में गैस का सम्मिश्रण हो जाएगा। बताइएगा नेफ्थेलिन, अमोनिया क्लोराइड और कपूर और एंथ्रासीन आदि को किस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा ही अलग किया जाता है। बताइएगा किस विधि के द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रणों को अलग किया जाता है? या क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा यानी रवाकरण के द्वारा किया जाता है। बताइए क्रिस्टलीकरण किसी भी तत्व या पदार्थ का जब क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो यह रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। किसी क्रिस्टलीकरण जो होता है ना वो भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी पदार्थ या तत्व का क्रिस्टलीकरण जो किया जाता है उसको स्वरूप में परिवर्तन तो थोड़ी हो, मतलब कि उसके गुण में परिवर्तन थोड़ी है, स्वरूप में परिवर्तन हो रहा है। बताइएगा और जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में निर्मित हो जाता है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा शर्करा और नमक के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल में कितना डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर इस विधि के द्वारा अलग किया जाता है? 348 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 348 केल्विन। और जल का क्वथनांक कितना केल्विन होता है? 373 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा निरोगा जी? 373 केल्विन हो जाएगा। और जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और बताइएगा जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर है? सही जवाब एकदम 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। बताइएगा बताइएगा किस विधि से वैसे मिश्रित द्रवों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है? या आंशिक आशवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? आंशिक आशवन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। इसमें खनिज तेल एवं कच्चो तेल से शुद्ध डीजल, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलतार इत्यादि को विविध आंशिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। बताइएगा किस विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को
शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है। किस विधि के द्वारा कार्बनिक मिश्रण को शुद्ध किया जाता है, जो जल में अघुलनशील होता है परंतु भाप के साथ वाष्पशील होता है? यह भाप आसवन हो जाएगा। कौन सा आसवन हो जाएगा? भाप आसवन होता है। और बताएगा समुद्री जल को पीने लायक बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा किस विधि के द्वारा किसी मिश्रण के विभिन्न संगठनों की अवशोषण क्षमता भिन्न भिन्न होती है तथा वे किसी अधिशोषण पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अवशोषित होते हैं। इस प्रकार के पृथक किए गए विधि को क्या कहते हैं? वर्ण लेखन कहा जाता है। क्या कहता है? वर्ण लेखन। बताइएगा उन पदार्थों के द्रव्यमानांक दाब बढ़ने पर क्या होते हैं जिनका आयतन गलने पर बढ़ता है या बढ़ जाता है? उन पदार्थों का द्रव्यमानांक क्या हो जाएगा? दाब बढ़ने पर बढ़ जाएगा जिनका आयतन गलने पे बढ़ता है, जैसे मोम, तांबा इत्यादि हो जाएंगे। और बताए मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक एवं रासायनिक दोनों हो जाएगा। उसमें दोनों परिघटना आ रही है ना, मोम पिघल भी रहा है और जल भी रहा है। और सीधे मोमबत्ती का पिघलना कहेगा तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। और बताएगा भौतिक परिवर्तन जो होता है उत्कर्मणीय परिवर्तन है या उत्कर्मणीय परिवर्तन है या अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है? उत्कर्मणीय का मंत्र होता है मतलब होता है दोबारा इसको प्राप्त किया जा सकता है। अनुत्कर्मणीय का मतलब क्या होता है? इसको दोबारा नहीं प्राप्त किया जाता है। और दूध से दही का निर्मित होना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन होता है, जो अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होता है। बताइएगा गड़हुल का फूल जो है यह प्राकृतिक सूचक है अम्लीय क्षारीय प्रवृत्ति का। गड़हुल का फूल, इसको क्षारीय विलयन में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? यह हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और अम्लीय विलयन में डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? गहरा बैगनी हो जाता है। गहरा बैगनी या नीला हो जाता है। बताइएगा मिश्र धातुओं का द्रवणांक जो है उन्हें बनाने वाले पदार्थों के गलनांक से क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? उनसे बनाने वाले पदार्थों से उनका गलनांक क्या होता है? कम होता है। हाँ बताइएगा चांदी या सोने की मुद्रा ढाली नहीं जा सकती, केवल क्या किया जा सकता है? मोहर लगाया जा सकता है। चांदी एवं सोने की मुद्रा को क्या किया जा सकता है? ढाला नहीं जा सकता, लेकिन इसमें मोहर लगाया जा सकता है। और अभी हाल फिलहाल में किस देश के द्वारा सोने की मुद्रा जारी की गई थी? जिग मुद्रा जिम्बाब्वे के द्वारा जारी की गई। मुद्रा स्फीति आई थी इसलिए जिग मुद्रा जारी किए थे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान के उपलक्ष्य में किस देश के द्वारा CR7 सिक्के जारी किए गए थे? यह पुर्तगाल के द्वारा किए गए। तो पुर्तगाल की राजधानी कौन सी हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? लिस्बन हो जाएगी। बताइएगा क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन कहा जाता है। बताइएगा क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्वथनांक जितना कम होगा वाष्पन की अभिक्रिया क्या हो जाएगी? उतनी तेजी अधिक से होगी। बताइएगा क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पन की अभिक्रिया पर क्या प्रभाव होगा? बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल कम होने पर घट जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? इथेनॉल का 78.3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है। और बताइएगा प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाला थर्मामीटर जो होता है इसका ताप परिसर कितना होता है? -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। -10 से लेके 110 डिग्री से। और डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप परिसर कितना होता है? 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस। और मानव शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में कितना हो जाएगा? 36.9 डिग्री सेल्सियस। अप्रॉक्स 37 ले सकते हैं। 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो केमिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा काकरिया झील जो है वह किस राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान गुजरात में हो जाएगा। काकरिया झील कहाँ हो जाएगा? गुजरात अहमदाबाद में हो जाएगा। बताइएगा दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ हो जाएगा? राजस्थान अजमेर हो जाएगा। दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ हो जाएगा? राजस्थान में हो जाए। अजमेर राजस्थान में। और दरगाह अजमेर शरीफ पे किसकी मतलब समाधि है या किस
इसकी मोइनुद्दीन चिश्ती की हो जाएगी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगी। किन की दरगाह हो जाएगी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो जाएगी। बताइएगा गगरून का किला कहाँ स्थित है? यह झालावाड़ राजस्थान हो जाएगा। गगरून का किला कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ राजस्थान हो जाएगा। बताइए मूसी रानी की छतरी कहाँ अवस्थित है? अलवर राजस्थान हो जाएगा। मूसी रानी की छतरी कहाँ हो जाएगा? अलवर राजस्थान में हो जाएगा। बताइए फतेह सागर कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। फतेह सागर कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान। पता है डीग महल कहाँ हो जाएगा? डीग राजस्थान में हो जाएगा। डीग महल कहाँ हो जाएगा? डीग राजस्थान में हो जाएगा। बताइएगा जूनागढ़ किला कहाँ हो जाएगा? बीकानेर राजस्थान हो जाएगा। जूनागढ़ किला कहाँ हो जाएगा? बीकानेर राजस्थान। और छत्र महल कहाँ हो जाएगा? या बूंदी फोर्ट राजस्थान में हो जाएगा। छत्र महल कहाँ हो जाएगा? बूंदी फोर्ट राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा जंतर मंतर कितने जगहों पर है? दिल्ली जयपुर हाँ। जयपुर मथुरा जंतर मंतर मुख्य तौर पे जो है ना दिल्ली उज्जैन वाराणसी और मथुरा 4 जगह है। कितने जगह पे है? 4 जगह पर। दिल्ली उज्जैन वाराणसी और मथुरा में स्थित है जंतर मंतर। बड़े मच्छर काटे यहाँ। बताइएगा फतेहपुर सीकरी कहाँ हो जाएगा? 4 जगह, दिल्ली मथुरा वाराणसी नहीं 4 जगह है। दिल्ली उज्जैन वाराणसी और मथुरा। जल्दी बताइएगा चश्मा शाही कहाँ हो जाएगा? चश्मा शाही या जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चश्मा शाही कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में। बताइएगा एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ हो जाएगा? आगरा उत्तर प्रदेश में होगा। एतमादुद्दौला का मकबरा कहाँ हो जाएगा? आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइए ताजमहल कहाँ हो जाएगा? आगरा उत्तर प्रदेश। और ताजमहल का निर्माण किन्होंने कराया था? शाहजहां ने कराया था। और शाहजहां के काल को क्या कहा गया? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया। 1653 में। बताइएगा सती बुर्ज कहाँ है? सती बुर्ज या मथुरा में। सती बुर्ज कहाँ हो जाएगा? मथुरा में। बताइएगा डच महल कहाँ है? कोच्चि केरल में हो जाएगा। डच महल कहाँ हो जाएगा? कोच्चि केरल में। बताइए शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम बिहार हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा कहाँ हो जाएगा? सासाराम बिहार। बताइएगा निशांत बाग कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। निशांत बाग कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा निशांत बाग। बताइएगा चीनी का रोजा कहाँ हो जाएगा? या आगरा में हो जाएगा। चीनी का रोजा कहाँ हो जाएगा? आगरा में हो जाएगा। तो साथियों और बताइएगा उम्मोद भवन कहाँ हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान। उम्मोद भवन कहाँ हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध स्थित है? या फ्रांस के पास हो गया। किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध है? फ्रांस के पास हो जाएगा। और बताइए सूरा एवं सुंदरियों का देश किसे कहा गया? फ्रांस को ही कहा गया। बताइएगा भारतीय मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जगह पर काटती है सर ना? सूरजपुर में सूरजपुर है, कुंड ने है। बताइएगा भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर हो जाएगी। भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी? मुख्य तटीय भूमि की 6100 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश से करती है। किस राज्य से करती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से करती है। बताइएगा असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को स्पर्श करती है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को करती है। बताइएगा रॉस द्वीप और नील द्वीप और हेवलॉक द्वीप का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? रॉस द्वीप का बॉस द्वीप कर दिया गया और नील द्वीप का शहीद द्वीप कर दिया गया। हेवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप कर दिया गया है। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है? या त्रिपुरा से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा से घिरा हुआ है। बताइएगा 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य हो जाएगा? मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल किस किस के मध्य हो जाएगा? मालदीव मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। और 9 डिग्री किस किस के मध्य हो जाएगा? लक्षद्वीप में से मिनिकॉय के मध्य हो जाएगा। बताइएगा खंबात की खाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है? पूर्वी गुजरात में हो जाएगा। खंबात की खाड़ी कहाँ हो जाएगा? पूर्वी गुजरात में नर्मदा ताप्ती के मुहाने पे खंबात की खाड़ी हो जाएगी। और खंबात की खाड़ी अरब सागर कह सकते हैं, स्थित है अरब सागर में। बताइएगा मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? यह तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। मन्नार की खाड़ी कहाँ हो जाएगी? तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य हो जाएगी। बताइएगा डंकन पास कहाँ है? या लघु अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य हो जाएगा। डंकन पास कहाँ हो जाएगा? लघु अंडमान एवं दक्षिणी अंडमान के मध्य। बताइएगा 10 डिग्री चैनल कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार के मध्य हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल कहाँ हो जाएगा? अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। बताइएगा
भारत जो है म्यांमार के साथ जो है कितनी किलोमीटर सीमा साझा करता है? 1643 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1643। और नेपाल के साथ 1751 हो जाएगा। म्यांमार के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत? 1643 और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर हो जाएगा। बताइए भारत सर्वाधिक सीमा किस देश से साझा करता है? जब 4096.7 किलोमीटर हो जाएगा। और बताइएगा भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक बांग्लादेश से सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल 2206 है। 2206 है। सबसे कम अफगानिस्तान। हाँ, सबसे कम अफगानिस्तान 106 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा रेड क्लिफ रेखा जो है वर्तमान में किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान हो जाएगा। और डुरंड रेखा जो पूर्व में भारत और अफगानिस्तान के मध्य वर्तमान में किन दो देशों के मध्य सीमा साझा करती है? यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। भारत और चीन के मध्य सीमा मैकमोहन रेखा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? मैकमोहन रेखा हो जाएगी। और बताइएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? यह 1914 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। बताइएगा काराकोरम श्रेणी को क्या कहा, किस नाम से जाना जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। काराकोरम श्रेणी को किसके नाम से जाना जाता है? उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। बताइएगा भारत किस जल संधि के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है। किससे अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य से। बताइएगा चीन जो है वह भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। चीन भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और पाकिस्तान 3323 किलोमीटर भारत पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। चीन से कितना करता है? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के बाद कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस ईंधन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है? क्या हाइड्रोजन का हो जाएगा? किस ईंधन का उष्मीयमान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का हो जाएगा। बताइएगा फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? 46% और यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 हो जाएगा। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 हो जाएगा। और बताइएगा कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? AGI का प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? AGBR सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। और बताइएगा जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु जो होते हैं हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है या 373 केल्विन भी बोल सकते हैं। बताइएगा अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? CO2 प्रयोग की जाती है। अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? CO2 प्रयोग की जाती है। और बताइएगा पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। सोडा वाटर नहीं पीते हैं पेय पदार्थ जिसमें CO2 ही होता है। बताइएगा चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बताइए मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा हो जाएगा? रेयॉन हो जाएगा। बताइएगा यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। यूरिया उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा सीमेंट जो है मुख्यतः किसका मिश्रण होता है? कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेटो का सम्मिश्रण हो जाएगा। कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्यूमिनेटो का सम्मिश्रण हो जाएगा सीमेंट। और बताइएगा मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु तत्व कैल्शियम हो जाएगी। कहीं कहीं पर आपको 1.4% भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको लुसेंट के अनुसार 2% भी देखने को मिलेगा। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। बताइएगा तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। बताइएगा मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? रेयॉन हो जाएगा। बताइएगा जेली जो है ये किस किस का सम्मिश्रण है? जेली ठोस में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा। जेली किस किस का सम्मिश्रण हो जाएगा? ठोस में द्रव का सम्मिश्रण हो जाएगा जेली। बताइएगा
बताइएगा संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया था? अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष घोषित मनाने का निर्णय लिया था। बताइएगा साबुन निर्माण की विधि क्या होती है? साबुनीकरण हो जाएगी। साबुन निर्माण की विधि क्या होती है? साबुनीकरण। बताइएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग हम क्यों किसके रूप अपच को दूर करने के लिए करते हैं? और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसकी प्रवृत्ति जो होती है साबुन की तरह ही होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड के। बताइएगा डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10 संख्या के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10 संख्या के द्वारा। और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या के द्वारा प्रयोग की जाती है। बताइएगा भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, और दूसरा तत्व कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिलिकॉन हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में आरबीसी कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाएगा तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा, लेकिन आरबीसी जो हो जाए, इस आरबीसी की संख्या का हो जाएगी अत्यधिक हो जाएगी। बताइएगा एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? यह आयरन फोलिक एसिड की कमी से होता है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी से होता है? फोलिक एसिड की कमी से होता है। और फोलिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन B9 को कहा जाता है। फोलिक एसिड किसको? हाँ उसी को B9 का, ये 11 इसी को कहा गया है। बताइएगा श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? 12,000 प्रति सीसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 प्रति सीसी हो जाएगा। और ल्यूकीमिया के उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। और ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74, और थायराइड ग्रंथि को आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है थायराइड का पता लगाने के लिए। बताइएगा रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब रक्तचाप को ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और बताइएगा इसमें जो होता है सामान्य मनुष्य का कितना मापा जाता है? 120/80 हो जाएगा। इसमें सिस्टोलिक कौन सा हो जाएगा? 120 सिस्टोलिक हो जाएगा, 80 हो जाएगा डायस्टोलिक हो जाएगा। और बताइएगा मानव शरीर का जो रक्तदाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है या कम होता है? अधिक होता है। इसीलिए हम लोग को वायुमंडलीय दाब की अनुभूति नहीं होती है। मानव शरीर का रक्तदाब जो होता है, मतलब रक्तचाप परिसर जो होता है वो बाह्य वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। इसलिए हमें वायुमंडलीय दाब की अनुभूति नहीं होती है। बताइएगा सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? या आरबीसी की विकृति से होता है? सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? आरबीसी की विकृति से होता है। बताइएगा प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं? या ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएंगे। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी जो होते हैं क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। बताइएगा रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें रक्त समूह में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पाए ही नहीं जाते हैं। बताइएगा कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। बताइएगा यदि दोनों जनक का रुधिर AB हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? AB भी हो सकता है, A भी हो सकता है और B भी हो सकता है। A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है। बताइएगा स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है सामान्यतः कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख के मध्य होती है। किस के मध्य होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख के मध्य होती है। बताइएगा एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम, यानी 14.5 ग्राम होती है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम अर्थात 14.5 ग्राम होती है। बताइएगा पेप्सिन, ट्रिप्सिन और टाइलिन जो है ये कैसे एंजाइम हो जाएंगे? पाचन में सहायक एंजाइम हो जाएंगे, पाचन एंजाइम हो जाएंगे। बताइएगा सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 20 से 120 दिन। कितनी होती है? 20 से 120 दिन। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा गया? पलिहा को कहा गया। और आरबीसी कहाँ निर्मित होता है? अस्थि मज्जा में। और WBC का जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 वर्ष होती है। 2 से 5 4-5 जो लीजिए 2 से। बताइएगा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं?
हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। बताइएगा उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। और निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन कहा जाता है। हाँ, हाइपर हो जाएगा उच्च, हाइपो हो जाएगा निम्न। हाइपो निम्न रक्तदाब हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा उच्च रक्तदाब। नहीं कहते हाइपर हो गए आप, ज्यादा यानी गुस्सा चढ़ जाता है। बताइएगा अरक्तता एनीमिया नामक रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। अरक्तता नामक रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। बताइएगा हृदय धमनियां हृदय से जो है वह किस प्रकार के रक्त को ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाती है। धमनियां जो है हृदय से किस रुधिर को ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त रुधिर को ले जाती है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो भी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस मौर्य ने दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बताइएगा किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था? यह रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हो जाएगा। किस हो जाएगा? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा किस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में श्रवण बेलगोला चले गए थे, जहां उन्होंने अपने जैन विधि से उपवास पद्धति के द्वारा प्राण त्याग किए थे? या चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। कौन से धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म को अपना लिया था। और श्रवण बेलगोला चले गए थे, वहीं पर उपवास पद्धति को अपना कर इनकी मृत्यु हो गई थी या प्राण को त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति इसी को कहा गया, उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति। बताइएगा मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया है? भूमि मापक अधिकारी को कहा गया है। मगध साम्राज्य में रज्जु किसे कहा गया? भूमि मापक अधिकारी को रज्जु कहा गया। रज्जु किसे कहा गया? भूमि मापक अधिकारी को कहा गया। और बताइएगा मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता कहलाता था। और मौर्य काल में राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? सानिध्याता कहलाता था। बताइएगा प्राचीन भारत में किस ग्रंथ में पति द्वारा प्रत्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति की गई है? या अर्थशास्त्र में की गई? किसमें की गई है? अर्थशास्त्र में की गई है। बताइएगा अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण किससे मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी उपनाम से मिलता है। किस उपनाम से मिलता है? देवनाम प्रियदर्शी उपनाम से मिलता है। बताइएगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? अशोक के द्वारा किया गया था। बताइए वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया या भाब्रू अभिलेख में बताया? किस अभिलेख में बताया? भाब्रू अभिलेख में बताया है, जो राजस्थान में स्थित हो जाएगा। बताइएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किस व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। बताइएगा मौर्य काल में भूमिज कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था किस अधिकारी या पदाधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? या सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्र किया जाता है? किसके द्वारा एकत्र किया जाता है? सीता अध्यक्ष। बताएगा मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? या अशोक के द्वारा कराया गया था? मध्य प्रदेश में सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? अशोक के द्वारा कराया गया था। बताएगा उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई है? या कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? कालसी नामक स्थान से प्राप्त हुई है। बताए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत के किस दरबार में आया था? या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और बताइएगा मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था? समुत्थान और समव्यवहारिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? समूहभूत, समुत्थान और समव्यवहारिक कहा जाता था। और व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? सार्थवाह कहा जाता। क्या कहा जाता था? सार्थवाह व्यापारियों के नेता को कहा जाता था। और व्यापारियों के संगठनों को क्या कहा जाता था? समभूत, समुत्थान और समव्यवहारिक कहा जाता था। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज की गतिविधियों को किसके द्वारा जारी रखा गया था? या केशव
केशव चंद्र सेन एवं देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जारी रखा गया था। और फिर आप बताइएगा राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? यह ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थल है। कहाँ है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि स्थल है और वहीं इनकी मृत्यु हुई थी। और बताइए राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और इसी के उपलक्ष्य में जब गए थे ना इंग्लैंड, तो इसकी पैरवी करने गए थे, इसीलिए हाँ पेंशन बढ़ाने के लिए थोड़ा बोल दीजिएगा मीडिएटर के तौर पे। बताइए भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? या केरल में स्थापित किया। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? केरल में। बताइएगा 100 दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता था? या मनरेगा में दिया जाता था। अब क्या कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया है। 25 दिसंबर 2025 से शायद दिसंबर 25 से 125 दिन कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? जी राम जी वीवी जी, हाँ जी राम जी वीवी जी, जी राम जी। बताइएगा न्यूलैंड्स का अष्टक में प्रथम तत्व कौन सा तत्व था? हाइड्रोजन हो जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक में प्रथम तत्व कौन सा तत्व? हाइड्रोजन हो जाएगा। और न्यूलैंड्स के आवर्त में जो अष्टक अंतिम तत्व कौन सा था? थोरियम हो जाएगा। और बताइएगा धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। धातु ऑक्साइडों की प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। बताइएगा ईस्ट किण्वन का उपयोग किसमें होता है? ब्रेड और बियर में होता है। ईस्ट किण्वन का प्रयोग किसमें होता है? ब्रेड और बियर में होता है। बताइए चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रवाहित धारा से निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। बताइएगा कौन सा घोल फिनोफ्थिलीन को गुलाबी रंग में बदल देता है? क्षारीय हो जाएगा। अम्लीय में रंगहीन और क्षारीय में गुलाबी हो जाता है। और वैसे नॉर्मली भी रंग प्रवृत्ति में रंगहीन ही होता है फिनोफ्थिलीन। और मिथाइल ऑरेंज जो होता है अम्लीय में गुलाबी, पीला, नारंगी। गुलाबी आपका हो जाएगा अम्लीय में और पीला हो जाएगा क्षारीय में। और वैसे कैसा रहता है? नारंगी प्रवृत्ति का मिथाइल ऑरेंज होता है। इसकी रंग होता है मिथाइल ऑरेंज का नारंगी। बताइएगा फ्लोएम उत्तक के पौधों में किसका संवहन होता है? पोषक तत्वों का संवहन होता है। फ्लोएम उत्तक में पौधे का किसका संवहन होता है? पोषक तत्वों का संवहन होता है। और ये कैसा होता है? द्विदिशीय होता है फ्लोएम। जल जो जाइलम जो करता है एक दिशीय करता है, लेकिन फ्लोएम जो करता है वो द्विदिशीय करता है। बताइएगा प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइएगा मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। 11वां आपका जो है 86वां हो जाएगा। शिक्षा संबंधी 86वां हो जाएगा जी। बताइएगा खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डाला जाता है। और बताइएगा मधुमक्खी वगैरह के काट लेने पर किसका ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी लगाया जाता है और लाइम भी लगाया जाता है, चूना भी लगाया जाता है। और बताइएगा मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक या फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा, जिसका श्रवण वो हमारे त्वचा में कर देता है। बताइएगा ग्राम पंचायत का गठन जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 40 में उल्लेखित हो जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 40 में हो जाएगा। बताइएगा अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में उल्लेखित है? भाग 3 में हो जाएगा। और किसका उल्लेख हो जाएगा? मौलिक अधिकार का हो जाएगा। भाग 3 में किसका हो जाएगा? मौलिक अधिकार का। कर्तव्य तो 4 एक में हो जाएगा। 51 के कॉम में। बताइएगा सॉरी बताइएगा भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? यह लखनऊ में स्थापित की गई है। और कौन मोदी सैयद मोदी टूर्नामेंट जो होता है बैडमिंटन से संबंधित है। सैयद मोदी टूर्नामेंट जो होता है किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित हो जाएगा। सैयद मोदी जो थे वो बैडमिंटन के खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। बताइएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल की ऐसा इकाई क्या है? वोल्ट हो जाएगी। प्रेरित विद्युत वाहक बल की ऐसा इकाई क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। बताइए भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगी। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील हो जाएगी। बताइएगा 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975। बताइए बीड़ी बनाने के लिए कौन से पत्ते का प्रयोग किया जाता है? तेंदू के पेड़ के पत्तियों का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। बताइएगा
ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित उत्सव है? या ईसाई धर्म से हो जाएगा। ईस्टर टोकरी किस धर्म से संबंधित है? ईसाई से। और अभी यूक्रेन और रशिया में जो वॉर चल रहा था, ईस्टर पर विराम लगा था रूस के द्वारा इसी मतलब युद्ध पे। बताएगा ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से हो जाएगा। पता है वायरस जनित रोग HIV होता है या नहीं होता है? होता है, वायरस जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा कैसा हो जाएगा? ये भी वायरस जनित रोग ही हो जाएगा। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे स्पेशल दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच जो है यह कहाँ आयोजित किया गया है 2025 में? 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया था? यह पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? पश्चिम बंगाल में। बताए कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था 2025 में? या नई दिल्ली में किया? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। बताए कौन 8वीं बार भी निर्मित हो गया है? कौन 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है? इंदौर हुआ है। कौन हुआ है? इंदौर घोषित हुआ है। और बताइएगा इंदौर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। इंदौर में होलकर स्टेडियम है, होलकर स्टेडियम, अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम। बताइएगा सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? या गुजरात में आयोजित किया गया था? सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? गुजरात में। बताइए किस राज्य के विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया गया है? तेलंगाना में कर दिया है। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? तेलंगाना में। बताइए किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए EFIR शुरू की है? या जम्मू कश्मीर हो जाएगी। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR शुरू किया? जम्मू कश्मीर के द्वारा। बताइए किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुराने आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला है? या केरल का हो जाएगा। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों का अवशेष मिला है? केरल हो जाएगा। बताइएगा भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुलेगा? या दार्जिलिंग में खुलेगा। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुलेगा? दार्जिलिंग में खुलेगा। बताए DRDO ने कहा अपना पहला नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यह चांदीपुर उड़ीसा में किया है। DRDO ने अपना पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल नसम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? या चांदीपुर उड़ीसा में हो जाएगा। बताएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बताइए किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? या नासा संगठन के द्वारा किया गया। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? नासा के द्वारा किया गया। बताइए भारतीय नौसेना ने सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार को कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाने का? या महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में। बताइएगा सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तुहिनकांत पांडे हो जाएंगे। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी। सही जवाब हो जाए 1988 में। बताइए उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? JP नड्डा के द्वारा किया गया। उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? JP नड्डा ने किया था। बताइए कहाँ माउंट फेटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ है? इथोपिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? इथोपिया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री जो है इथोपिया ही हो जाएगा। इरेटिया, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। बताइएगा किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ है? कैलाश सत्यार्थी का विमोचन हुआ है दिया सलाई का। बताइए भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में दी है। भारतीय सेना प्रमुख ने कहा प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? फ्रांस में दी है। बताइएगा CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? या चोल राजकुमार राजदीप्ति के नाम पे रखा है? किसके नाम पे रखा है? चोल राजकुमार राजदीप्ति के नाम पे रखा है। और समुद्र का विजेता समुद्री सेना जो थी किस चोल शासक की महत्वपूर्ण थी? राजेंद्र चोल की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? राजेंद्र चोल की समुद्री सेना जिसने श्रीलंका पे चढ़ाई की थी। बताइएगा 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया है? या दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। 30 वर्षों के बाद केप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। बताइएगा जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? या तनुष्का हो जाएंगी। जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का बनी है। बताए हेरत त्योहार कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ में। हरेला उत्तराखंड में। हरेली
छत्तीसगढ़ में। हेरात कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? यह असम के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? यह असम के द्वारा किया गया है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसोलोट का अनावरण किया है? यह अमेजन के द्वारा किया गया है। किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसोलोट का अनावरण किया है? यह अमेजन के द्वारा किया गया। बताया फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? या जय शाह को किया है। फोर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को किया गया। बताएगा 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? या विराट कोहली हो जाएंगे। और बताइएगा रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है। ये कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। और बताएगा 2025-26 की रणजी ट्रॉफी का फाइनल किस राज्य की टीम के द्वारा जीता गया है? या जम्मू कश्मीर के द्वारा जीता गया, कर्नाटक को पराजित करके। क्योंकि जम्मू कश्मीर के द्वारा मतलब ड्रॉ ही रहा था, लेकिन जो यानी कि बढ़त लेता है ना उसी को दे दिया जाता है। रणजी ट्रॉफी किस राज्य के द्वारा जीता गया है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। बताइएगा इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? कृष्णा जयशंकर हो जाएंगी। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? कृष्णा जयशंकर हो जाएंगी। बताइए वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? या नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। और बताइएगा IRCTC के साथ किस कंपनी ने नवरत्न का दर्जा दिया गया है? IRFC को दिया गया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? IRFC को दिया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की हाल फिलहाल में घोषणा की है 2025 में? यह शरत कमल अचंत के द्वारा की गई। किसके द्वारा किया? शरत कमल अचंत के द्वारा की गई है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो डिस्कशन के माध्यम से यहीं पे आज समाप्त कर दी गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन लास्ट में छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट जारी करता है यह किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट जो जारी होती है या किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगता हो तो प्यारा सा दिल कमेंट माध्यम से भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है, जिससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क पूर्व में ही मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से आप लोगों से लेते विदा। फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी नए होमवर्क सीरीज के माध्यम से। जय हिंद, जय बिहार।